दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे वॉरेन बफेट ग्रेट कंपनीज ढूंढते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और वो कैसे बुरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। मैंने वॉरेन बफेट की लाइफ पे काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं और साथ ही उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज पे भी काफ़ी बुक्स पढ़ी है ताकि मैं जान पाऊँ कि वो कैसे अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी मुझे कभी भी इसका पूरा जवाब नहीं मिला। तभी मेरे हाथ वॉरेन बफेट का अपने शेयर होल्डर्स को लिखा हुआ एक लेटर हाथ लगा जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, गुड, ग्रेट एंड ग्रूसम, यानी अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत बुरा। और इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि वो कैसे अच्छी और बहुत बुरी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है या एवरेज बिजनेस है या फिर बहुत ही बुरा बिजनेस है, या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप अपने एवरेज बिजनेस में लगाकर उसे एक ग्रेट बिजनेस बना सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में हमें दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से बेहतर कौन सिखा सकता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं और चार्ली, जो उनके बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर थे, किसी भी बिजनेस की 4 क्वालिटीज़ देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1, एक ऐसा बिजनेस जिसे वो अच्छे से समझ सके। नंबर 2, उस बिजनेस का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर उन्हें अच्छा लगता हो, यानी उन्हें ये यकीन हो जाए कि वो बिजनेस आने वाले काफ़ी सालों तक अच्छा पैसा बनाता रहेगा। नंबर 3, उस बिजनेस को चलाने वाली मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल हो। नंबर 4 और फाइनली वो बिजनेस एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा हो, क्योंकि भले ही कोई भी बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी एक सही कीमत होती है और उसकी कीमत से ऊपर उसे खरीदना एक बेवकूफ़ी होगी। तो आइए हम ऊपर के 2 पॉइंट्स को गौर से समझते हैं। नंबर 1, एक ऐसा बिजनेस जिसे वो अच्छे से समझ सके। दोस्तों यहाँ वॉरेन बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी सीमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या सीमेंट का बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सीमेंट की इंडस्ट्री आपको अच्छे से समझ आती हो, आपका पहले से उसमें कोई एक्सपीरियंस हो या आपने उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा लिखा हो, ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों ध्यान दो, वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज पे बहुत रीडिंग भी की है और उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी उनकी समझ का सर्कल भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जो उनकी समझ से भी बाहर है, यानी वो इंडस्ट्रीज उनकी समझ के सर्कल से बाहर है, इसलिए वो उनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो इससे पहले हम किसी भी बिजनेस को एनालाइज करें कि वो एक अच्छा बिजनेस है या बुरा बिजनेस है, हमें उस बिजनेस की पहले समझ होनी चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से सुनना। जैसा हिस्ट्री में हमने देखा है, अगर कोई राज्य बहुत ही दौलत वाला हो तो दूसरे लोग उसकी दौलत को लूटने के लिए उनके किले या उनके राज्य पर हमला ज़रूर करते हैं। और अगर उसका महल का डिफेंस या मोट, यहाँ दोस्तों हमें मोट को समझना ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि पहले के लोग अपने किले, अपने एरिया को बचाने के लिए उसके चारों ओर खाई खोद देते थे ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। इसी खाई को हम मोट कहते हैं और यह मोट का वर्ड उसी खाई के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह ही वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा पैसा बनाने वाला बिजनेस भी उसी राजा के महल जैसा है जिस पे कॉम्पिटिटर्स की तगड़ी नज़र होगी और वो इस पे हमला ज़रूर करेंगे अपना शेयर लेने के लिए। इसलिए किसी भी बिजनेस का डिफेंस या उसका मोट अच्छा है तो कोई भी कॉम्पिटिटर उसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, यानी उसका मोट और डिफेंस बहुत ही तगड़ा है और कोई भी आकर उस बिजनेस को ख़राब नहीं कर पाएगा, यानी वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाएगा। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर अच्छे बिजनेस के पास एक तगड़ा मोट होता है जो उसके अच्छे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब वो मोट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई ब्रांड नेम, एग्जाम्पल एप्पल, कोका कोला या नाइकी। इनका ब्रांड नेम एक बहुत ही बड़ा मोट है इनके लिए, क्योंकि इनके नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है। उसी तरह कोई कंपनी अगर एक प्रोडक्ट सबसे सस्ता बना सकती है तो वो भी उसका मोट हो सकता है। जैसे काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनी के पास ये मोट होता है कि वो दूसरों से ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, इसलिए कोई कॉम्पिटिटर्स उन तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किसी कंपनी का मोट कमज़ोर है और वो भी अच्छे पैसे बना रही है तो जल्दी उसका मोट कोई तोड़ के उसके प्रॉफिट्स ले जाएगा, इसलिए वो बिजनेस अभी ग्रेट बिजनेस कहलाने लायक नहीं है। उसी तरह ही अगर किसी कंपनी का मोट ऐसा है जो बार बार बनाना पड़ रहा है तो उसका मतलब कोई मोट ही नहीं है। साथ ही एक ऐसा बिजनेस जिसका मोट एक बंदे पे डिपेंड करता है, एक स्टार सीईओ या एक मैनेजर पे डिपेंड करता है, तो उसमें भी वॉरेन बफेट इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए अगर एक सुपरस्टार मैनेजर चाहिए फिर उस बिजनेस में अपना कोई कमाल ही नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपके शहर में एक हॉस्पिटल है जहाँ आपके शहर के बड़े ब्रेन सर्जन उसमें काम करते हैं और वो हॉस्पिटल अच्छे पैसे छाप रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्रेट बिजनेस है,
क्योंकि उस हॉस्पिटल का मोट वो सर्जन है, और अगर वो सर्जन चला गया तो उस हॉस्पिटल का मोट भी चला जाएगा और वो हॉस्पिटल फिर से एक आम हॉस्पिटल बन जाएगा और एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई बेवकूफ़ सीईओ भी उसे चला सके। तो आइए ग्रेट बिजनेस का एग्जाम्पल देखते हैं वॉरेन बफेट की कंपनी सीज कैंडीज की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखकर। 1972 में वॉरेन बफेट ने सीज कैंडीज नाम की एक कंपनी खरीदी। ये कंपनी उन्होंने $25 मिलियन में खरीदी और उस वक्त इस कंपनी की सेल्स $30 मिलियन थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स $5 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $2.5 मिलियन। सीज कैंडीज चॉकलेट बॉक्स की इंडस्ट्री में काम करती है, जो कि इतनी तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि लोग स्वीट चीज़ों को लिमिटेड ही खाते हैं। इसलिए काफ़ी बड़े ब्रांड इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके थे और सिर्फ 3 कंपनी ही अच्छा प्रॉफिट बना रही थी। 1972 में जब वॉरेन बफेट ने ये कंपनी खरीदी तब सीज कैंडीज वजन के हिसाब से 16 मिलियन पाउंड्स की कैंडी बेच रही थी और 2007 में 31 मिलियन पाउंड्स की कैंडी। उस हिसाब से इस कंपनी की सेल्स वजन के हिसाब से सिर्फ 2% से ग्रो कर रही थी हर साल, जो कि काफ़ी स्लो ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी इस कंपनी ने अपने ब्रांड नेम और क्वालिटी की मोट की वजह से वॉरेन बफेट को बहुत सारे पैसे बना के दिए। दोस्तों ये कंपनी लेते हुए वॉरेन बफेट को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ही लॉयल हैं और उन्हें यही चॉकलेट बॉक्स खरीदना है, भले ही इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए। इसका वॉरेन बफेट एक बहुत ही फनी एग्जांपल देते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि उस एरिया में वैलेंटाइंस डे पे अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेने हो तो वो सीज कैंडीज को छोड़ के कोई सस्ता चॉकलेट बॉक्स लेने की गलती नहीं कर सकता। और ये बात समझते ही वॉरेन बफेट ने अपने सीईओ से सीज कैंडीज की प्राइस हर साल 10% से बढ़ाने के लिए कह दिया। और फिर जैसा वॉरेन बफेट ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग सीज कैंडीज के बॉक्स को शौक से खरीदते गए और ये कंपनी स्लो ग्रोथ के साथ भी अपने प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ाती गई। सीज कैंडीज की परफॉर्मेंस हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जब से 1972 में वॉरेन बफेट ने ये कंपनी ली थी तो उसके अगले 10 साल में कंपनी के प्रॉफिट $2 मिलियन से बढ़कर $13.4 मिलियन तक चले गए थे। यानी 10 साल में प्रॉफिट 7 गुना बढ़ गए। और तभी 1982 में वॉरेन बफेट को एक ऑफर आई कि कोई उनसे कंपनी $125 मिलियन में खरीदना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये कंपनी 10 साल पहले $25 मिलियन में खरीदी थी, लेकिन क्योंकि वॉरेन बफेट को इस कंपनी की असल वैल्यू पता थी तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 2007 में इस लेटर को लिखते वक्त सीज कैंडीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1972 में $5 मिलियन से बढ़कर अब $82 मिलियन हो चुका था। इस कंपनी को 1972 में चलाने के लिए $8 मिलियन का कैपिटल चाहिए था और अब $40 मिलियन का। यानी कंपनी के प्रॉफिट को हर साल $82 मिलियन पहुंचाने के लिए इतने सालों में सिर्फ $32 मिलियन ही ज्यादा इन्वेस्ट हुए। इस पीरियड में वॉरेन बफेट बताते हैं कि उन्होंने इस कंपनी से $1.35 बिलियन का प्रॉफिट किया, वो भी सिर्फ $57 मिलियन इन्वेस्ट करके, जो कि $25 मिलियन कंपनी लेने में और $32 मिलियन कंपनी के प्रॉफिट्स को ग्रो करने में। यानी वॉरेन बफेट ने सीज कैंडीज में सिर्फ $57 मिलियन लगा के 1350 मिलियन बनाए। दोस्तों जिन 2 चीज़ों ने सीज कैंडीज को बहुत ही हेल्प किया इतनी कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्निंग्स करने में, वो हैं, पहली तो उसकी सेल्स सारी कैश पे होती थी तो उधार ही नहीं था और अकाउंट रिसीवेबल फंसते नहीं थे, और दूसरा जैसे ही कैंडी बनती थी तो वो जल्दी से बिक जाती थी और इस तरह से इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा फंसता ही नहीं था। और कंपनी की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल भी बहुत छोटी थी। यानी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये कंपनी तेज़ी से अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकती थी। इसलिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल और ROE हर साल बढ़ता ही गया। इसलिए दोस्तों वॉरेन बफेट हमें इस लेटर में बताते हैं कि ग्रेट कंपनीज की यही खासियत होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकती है बगैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के। और अक्सर इन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल और ROE काफ़ी हाई होता है और ये वक्त के साथ हर साल अच्छा होता चला जाता है। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी सस्ते में मिल जाती है तो आपको इसे कभी भी बेचना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो फ्यूचर में कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सके, यानी उन्हें अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को ग्रेट बिजनेस कहते हैं क्योंकि उन्हें भी ग्रो करने के लिए या ज़्यादा कस्टमर्स तक जाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों आज भी वॉरेन बफेट ये बात याद करके हंसते हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे सीज कैंडीज़ की डील खराब करके, जब उन्होंने सीज कैंडीज़ को खरीदने के लिए $25 मिलियन से ज़्यादा देने से मना कर दिया था, जबकि सीज कैंडीज़ के उस वक्त के मालिक उसे $30 मिलियन में बेचना चाहते थे। वो ये डील कैंसिल ही करने वाले थे कि एंड टाइम पे वो $25 मिलियन में मान गए। बफेट आज भी यही कहते हैं कि अगर वो मालिक ना मानते तो ये $1.35 बिलियन किसी और की जेब में चले जाते और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो
नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।